अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने हार्मोन्स के मुतल्लक जो है लेक्चर पढ़ना शुरू किए हुए हैं और आज हमारा इस सिलसिले में चौथा लेक्चर है। तो आज जो पहला हार्मोन हम देखेंगे वो है जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स को हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। जिब्रेलिन्स का जो है रोल काफ़ी प्लांट्स के अंदर डाइवर्स होता है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में भी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये वेजिटेटिव के अलावा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के भी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, जिब्रेलिन्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर तकरीबन 12-13 किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जिब्रेलिन्स हैं वो नॉन एक्टिव या इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ चंद एक ही हैं जो एक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। उनमें यहाँ पे 3-4 एग्जांपल जैसे GA1, GA3, GA4 और GA7 हैं। ज्यादातर ये हार्मोन जो हैं वो प्लांट्स के अंदर एक्टिव स्टेट में आपको मिलेंगे। जिब्रेलिन्स का जो वेजिटेटिव ग्रोथ में रोल है कि ये बेसिकली सेल को इलोंगेट होने में, सेल को साइज में बड़ा होने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपनी हाइट गेन करता है। तो जिब्रेलिन्स का ज्यादा रोल है प्लांट की हाइट में। अगर आप जिब्रेलिन की जो बायोसिंथेसिस है, इसकी एक्युमुलेशन है, उसको आप रोक दें तो प्लांट जो है वो कद में छोटे होंगे, वो उतना साइज गेन नहीं करेंगे जितना जो है नॉर्मल प्लांट्स करते हैं। अच्छा, आपने हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे पहले, ये गालबन 1950-60 की दिहाई की बात है, उससे पहले जो हमारी खास तौर पे जो सीरियल क्रॉप्स थी उनकी पैदावार बहुत कम होती थी आज की निस्बत। मतलब उनका जो यील्ड पोटेंशियल आज की जो वैरायटीज है उनसे काफी कम था। उस दौरान हमारे जो एग्रीकल्चर के वाहद नोबल लॉरेट हैं, सर नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने ये स्टडी किया कि वो प्लांट्स जो कद में छोटे रह जाते हैं, जिनका साइज आम प्लांट से कम होता है, वो ज्यादा पैदावार देते हैं। उसकी दो रीजंस हैं। एक तो अगर पौधा साइज में कम होगा तो वो अपनी ज्यादा एनर्जी और ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो ग्रेन्स की तादाद बढ़ाने में लगाएगा और ग्रेन्स का वेट गेन करने में लगाएगा। इसके निस्बत जो वो प्लांट्स जो कद ज्यादा करते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, खास तौर पे ग्रासेस में, उन प्लांट्स में दाने कम बनते हैं, दाने साइज में छोटे होते हैं, और दूसरा वो प्लांट्स जब भी अगर बारिश और आंधी होगी तो वो गिर जाते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग ने ब्रीडिंग के जरिए ऐसी गंदम की वैरायटीज तैयार की जो कद में छोटी थी, जिनका जो स्टेम है उनकी लेंथ कम थी, साइज छोटा था, जिसकी वजह से ये पौधे जो हैं एक तो गिरते नहीं थे और दूसरा ये पैदावार जो है वो ज्यादा में देते हैं। तो आजकल जितनी वैरायटीज हैं वो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की वैरायटीज हैं मोस्टली, और ये ज्यादा पैदावार वाली वैरायटी हैं और ये सेमी डिवार्फ या छोटे कद की वैरायटीज हैं। तो बाद में जब स्टडी किया गया कि इन वैरायटीज में कद क्यों छोटा है, तो हमें ये मिला कि ज्यादातर वैरायटीज में जो जीन्स नए बने तो वो जिब्रेलिन्स की बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। मतलब वो बायोसिंथेसिस की, जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस को कम कर देते हैं। तो वो प्लांट्स जिनमें जिब्रेलिन कम प्रोड्यूस होगा वो कद में छोटे होते हैं, सेमी डिवार्फ होते हैं, एज कंपेयर टू जिनमें जिब्रेलिन की मिकदार ज्यादा होती है। तो इसके अलावा भी हम आर्टिफिशियली भी कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो जिब्रेलिन, इस जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं, हम उन्हें कहते हैं एंटी जिब्रेलिन्स। तो ऐसे कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो एंटी जिब्रेलिन्स हैं, अगर हम उनको गंदम पे स्प्रे करें तो गंदम का कद छोटा होगा। अक्सर आप लोगों ने हमें ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा कि हमारे इलाकों में खास तौर पे जब गंदम फरवरी मार्च का महीना आता है तो गंदम जो है वो काफी अपना कद मुकम्मल कर चुकी होती है। अगर फरवरी मार्च में कोई तेज आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, ओले पड़ जाए तो हमारी गंदम जो है वो सारी लेट जाती है। ठीक है। तो इसको इसको मैनेज करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो गंदम की खास स्टेज पे अगर हम स्प्रे कर दें तो गंदम में उस फसल में
जिब्रेलिन्स कम प्रोड्यूस होंगे और उसका जो कद है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और उसका जो स्टेम है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमें ये जो लॉजिंग होती है जिसकी वजह से हमें पैदावार में अच्छी खासी कमी का सामना करना पड़ता है, हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो है ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। जो पीछे भी हमने हार्मोन पढ़े हैं जो वेजिटेटिव ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स भी उन्हीं की एक टाइप, ये भी वेजिटेटिव ग्रोथ को ही कंट्रोल करते हैं। तो ये सेल एलोंगेशन को, पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट को, सीड जर्मिनेशन को, या जाइलम फ्लोएम का जो बनना है, उनमें ब्रासिनोस्टेरॉइड्स का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। इसका ब्रासिनोस्टेरॉइड्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है सेल की इलोंगेशन। सेल जो है वो नॉर्मली आपको पता है कि सेल वॉल में जो है सेल वॉल से कवर्ड होता है। सेल वॉल जो है वो हार्ड मटेरियल लिग्नन सुब्रन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। अब ये जो सेल वॉल है ये बेसिकली जब सेल के अंदर पानी भरता है, सेल टर्जिट होता है, फूल जाता है, तो ये सेल वॉल उसको मजीद साइज में बढ़ने से रोकती है। सेल वॉल हार्ड होती है, इसके जो फाइबर्स हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। अब सेल ने अगर साइज में बढ़ना है तो जो आउटर उसकी सेल वॉल है उसको सॉफ्ट होना पड़ता है, उसको लूज होना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि जब अंदर से टर्बो प्रेशर का प्रेशर आए तो सेल वॉल जो है वो एक्सपैंड हो जाए, वो थोड़ा सा परे हट जाए ताकि सेल जो है वो ग्रो कर सके। और ये सारा जो फंक्शन है सेल वॉल की लूजनिंग और न्यू सेल वॉल की सिंथेसिस, ताकि सेल सेल वॉल जो है वो साइज में बड़ी हो जाए, इसमें जो ब्रासिनोस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उनका काफी एक्टिव रोल होता है। इसी तरह अगर हम ब्रासिनोस्टेरॉइड्स की जो है जो सिग्नलिंग है उसमें अगर हम कोई डिफेक्ट डाल दें, वो जीन उड़ा दें, जीन को जो है नॉक डाउन कर दें, तो हम जो है उसके जरिए भी ड्वार्फ वैरायटी जो है वो जिसका कद छोटा हो वो बना सकते हैं। अच्छा जी, अब तक तो हमने ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ब्रासिनोस्टेरॉइड और स्टीगोलेक्टोन का हमने मुशाहिदा किया है। ये वो हार्मोन्स हैं जिनका रोल, ज्यादातर रोल वेजिटेटिव ग्रोथ में है। इनमें से ये हार्मोन्स जो हैं ये वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को भी इफेक्ट करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि हार्मोन्स के कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कुछ हार्मोन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शनों के ज्यादातर फंक्शन वो उस डोमेन में करे, जैसे ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन है, इनका ज्यादा रोल वेजिटेटिव ग्रोथ में है, लेकिन इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में भी अपना रोल प्ले करते हैं। अ, अब जो प्लांट्स की पहली होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ग्रोथ स्टार्ट होती है फ्लावर के बनने से, फ्लावर के फिर मेल और फीमेल पार्ट बनने के, फिर उसमें पोलिनेशन होने के, फर्टिलाइजेशन होने के, एम्ब्रियो बनने के, फिर एम्ब्रियो से सीड बनता है, सीड के बाद फिर जो है वो सीड के इर्द गिर्द फ्रूट बनता है। ठीक है, फिर फ्रूट पकता है, फिर फ्रूट जो है वो पक कर जमीन पर गिर जाता है प्लांट से। तो ये डिफरेंट जो है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के फेजेस हैं, और ये डिफरेंट जो फेजेस हैं इसमें डिफरेंट हार्मोन जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, ज्यादातर प्लांट्स जो हैं हमारे जो हम ऑब्जर्व करते हैं, खास तौर पे जो फसलें हैं वो फसलें हैं जिनमें डिटर्मिनेट ग्रोथ है। डिटर्मिन डिटर्मिनेट ग्रोथ का आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि ये वो प्लांट्स हैं जो पहले अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वो फेज होता है जिसमें प्लांट को बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए सीड को बनाने के लिए और फ्रूट को बनाने के लिए। तो इसलिए प्लांट ये कोशिश करता है कि पहले अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उसको कंप्लीट कर ले, ताकि वो इतने रिसोर्सेज जमा कर ले कि वो जो सीड और फ्रूट डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको वो सर अंजाम दे सके। तो ज्यादातर जो टर्मिनेट प्लांट्स हैं वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी फ्लावरिंग तब स्टार्ट करते हैं जब दिन छोटे होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो अपनी फ्लावरिंग तब स्टार्ट करते हैं जब दिन लंबे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये डे लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं
जिनको दिन और रात की लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कितने घंटे का है और रात कितने घंटे की है, वो डे न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो डे न्यूट्रल होते हैं, तो उनको उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट करने के लिए जो है वो हार्मोन्स जो हैं उस प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि इन प्लांट्स में जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। अब जो जिब्रेलिन्स हैं उनका काम भी है कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट करना, लेकिन जिब्रेलिन्स तमाम प्लांट्स पे, जो डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट्स की, चाहे ये जैसे टमाटर है, गंदम है, कॉटन है, डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, किसी में जिब्रेलिन फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और कुछ में नहीं करता। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि इसमें कुछ में जैसे शुगर बीट में फ्लावरिंग को ये इनिशिएट करता है जबकि पीच में नहीं करता। इस तरह कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और कुछ में बिल्कुल नहीं करता। अ, इसी तरह एक और हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन जो है वो पाइनएप्पल के प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और पाइनएप्पल से मिलते जुलते ही कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। ये सब में इनिशिएट नहीं करता। कुछ हार्मोन किसी प्लांट में फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ प्लांट्स में कुछ दूसरे हार्मोन। इसी तरह जब फ्लावर इनिशिएट हो गया, अब आगे है फ्लावर की डेवलपमेंट। पेटल बननी है, पेटल्स के बाद वो मेल और फीमेल पार्ट्स बनते हैं, ओवरी और जो है जो मेल पार्ट्स है वो बनते हैं। उसके बाद पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद सीड बनने का प्रोसेस जब शुरू होता है तो पेटल्स जो है वो गिर जाती हैं। उसके बाद जो है वो फ्रूट जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर फ्रूट साइज में बड़ा होता है। उसके बाद फ्रूट फिर जो है उसमें कलर और उसमें फ्लेवर टेस्ट जो है वो ऐड होता है, और उसके बाद फ्रूट जो है वो पक जाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की। तो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनमें डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जैसे अब ये देख रहे हैं सामने टोमेटो की एग्जांपल है कि फ्लावर से हरे रंग का टमाटर बना। ठीक है, पहले टमाटर छोटा सा बना होगा, फिर साइज में इतना बड़ा हुआ। अब ये हरे टमाटर से लाल टमाटर बनेगा। ठीक है, ये राइपनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हार्मोन जो है वो रोल प्ले करते हैं। फ्लावर से टमाटर का बढ़ना और उसका साइज में इजाफा। ठीक है, उस दोनों जो है वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, ये दो हार्मोन्स जो हैं ये इसको सरंजाम देते हैं। जबकि हरे से फिर लाल टमाटर बनना कि इसमें कलर ऐड हो रहा है, फ्रूट सॉफ्ट हो रहा है, और इसमें टेस्ट ऐड हो रहा है, शुगर्स ऐड हो रही हैं। ये जो राइपनिंग का प्रोसेस है ये एथिलीन जो हार्मोन है वो प्रमोट करता है। एथिलीन जो है एक मोस्टली स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्ट्रेस के अलावा ये प्लांट के अंदर फ्रूट का पकना खास, और प्लांट्स के अंदर जो सिनेसिस का प्रोसेस है, चाहे फ्रूट की है चाहे लीफ की है, इसी तरह ये सेल ग्रोथ को भी किसी हद तक इफेक्ट करता है, रूट ग्रोथ को भी किसी हद तक ये इफेक्ट करता है। इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, इजी सी बातें हैं। अच्छा जी, अभी हमने बात की थी कि एथिलीन जो है वो सेनेसेंस का प्रोसेस है, खास तौर पे जब प्लांट मैच्योर हो रहा होता है, अपने आखिरी स्टेजेस पे होता है, तो उसमें जो लीव्स हैं वहां से जितने एनर्जी और फूड के रिसोर्सेज हैं वो फ्रूट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, और उसके बाद जो पत्ते हैं वो फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये मोस्टली एथिलीन इस प्रोसेस को, जो सेनेसेंस का प्रोसेस है, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। अभी हमने बात की है कि एथिलीन का एक मेजर काम है फ्रूट्स की राइपनिंग। आपको आजकल का जैसे मैंगो का सीजन है, आपको पता है कि मैंगो कच्चे जो है वो पेटियों में डाल दिए जाते हैं, फिर उसके अंदर आपने उर्फिया में सुना होगा कि पुड़ी लगा देते हैं। कुछ और केमिकल्स भी हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स जो हम रूटीन में यूज कर रहे हैं कि वो भी एथिलीन की तरह का इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फल जो है कच्चे फल से 2-3 दिन में पक जाता है। अदरवाइज अगर हम उसको वैसे छोड़ दें या दरख्त पे छोड़ दें तो हो सकता है कि वो 15 दिन ले फ्रूट जो है वो पकने में। ठीक है, लेकिन अगर हम
वो पुड़ी इस्तेमाल करें। वो पुड़ी वैसे काफ़ी सारे उसमें और केमिकल्स हैं जो कि डेंजरस हैं हमारी हेल्थ के लिए। कुछ ऐसे केमिकल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं, जो एथिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका तो क्या, एथिलीन गैस जो है वो उसके जरिए आम जो है या जो दूसरे फ्रूट हैं हम जिनको हम कह लें कि आर्टिफिशियली फोर्स करते हैं पकने के लिए, तो उसमें हम एथिलीन प्रोड्यूसिंग केमिकल अगर इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा सेहतमंद है। जैसे अ, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप केले की देख रहे हैं कि केला बिल्कुल गलने वाला हुआ पड़ा है, अगर आप कच्चे फलों के टोकरी में एक पका हुआ फल रख दें, तो वो जो एथिलीन गैस वो पका हुआ फल रिलीज करेगा गैस, तो वो दूसरे जो फ्रूट्स हैं उनमें भी एथिलीन प्रोड्यूस करेगा, और एक स्लो प्रोसेस के जरिए तमाम फल जो है वो पकना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हम जब फल को पकाना हो तो हम उसके लिए तो एथिलीन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्री जैसे फ्लावर इंडस्ट्री है या इवन फ्रूट इंडस्ट्री में भी अक्सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब कोई फसल या सब्जी या फल जल्दी पक जाता है तो वो बहुत जल्दी गल भी जाता है। पकने के बाद उसने गलना ही होता है। तो अगर हम ऐसे फलों में या फूलों में एथिलीन की प्रोडक्शन को रोक दें या कम कर दें या स्लो कर दें, तो वो जो लाइफ है उस फल की या उस फूल की उसको हम इजाफा कर सकते हैं। ये सामने से जो स्लाइड है इसमें आप नीचे देखेंगे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए आप एथिलीन का इफेक्ट कम कर सकते हैं। एक तो पहला आप देखें कि या तो आप उस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दें गैस, या उसमें सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दें या ऑक्सीजन को कम कर दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसी तरह एथिलीन को रिमूव भी किया जा सकता है। ये कुछ उसमें केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, ये आप जरा देख लीजिएगा। इसी तरह एक तो है एथिलीन की प्रोडक्शन को रोक दें, दूसरा है एथिलीन की जो बाइंडिंग है रिसेप्टर से उसको रोक दें। उसके लिए भी ये कुछ केमिकल लिखे हुए हैं। अगर हम फ्रूट्स को या फलों को इन केमिकल से ट्रीट करेंगे तो एथिलीन मौजूद भी होगी तो वो अपना काम नहीं करेगी। ठीक है, इन दोनों सूरतों में आप जो फल है या फूल है उसकी जो पेरिशेबल लाइफ है उसको आप बढ़ा सकते हैं, और वो ज्यादा अरसा आप कह लें कि फ्रेश रहेंगे। एथिलीन जो है वो फ्रूट्स की हमने अभी बात की है कि वो राइपनिंग में मदद देती है। तो अगर हम किसी प्लांट में एथिलीन की जो प्रोडक्शन है उसको रोक दें तो वो फल पकेंगे ही नहीं। जैसे नीचे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि टमाटर की कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें एथिलीन की प्रोडक्शन को रोक दिया, तो आप ये देखें कि वो लाल नहीं हुए, वो हरे के हरे ही रह गए हैं। डिफरेंट स्टेजेस के बावजूद भी वो हरे के हरे ही हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये हम जो ये तमाम बातें आपको बताने और पढ़ाने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इन हार्मोन्स के साथ इनकी प्रोडक्शन, इनकी परसेप्शन, इनकी सिग्नलिंग उसके साथ हम छेड़छाड़ करके अपने मर्जी के रिजल्ट ले सकते हैं। देखो, अब कहीं हमें फ्रूट को जल्दी पकाने की जरूरत पड़ती है। फ्लावर्स में जो कट फ्लावर्स हैं या जो फ्लावर इंडस्ट्री है उसमें हमें जरूरत ये होती है कि हमारा जो फ्लावर है वो एक दो दिन नहीं, 4 5 6 दिन तक फ्रेश रहे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने अब पीछे पढ़ा था कि गंदम की पैदावार हमने बढ़ा ली सिंपली जिब्रेलिक एसिड की जो बायोसिंथेसिस है उसको स्टॉप करके। तो हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के जरिए या इवन 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 सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए इन हार्मोन के फंक्शन को कंट्रोल करके अपने मतलूबा जो नतायज हैं वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मतलूबा नतायज हासिल करने के लिए हमें पहले ज़रूरी है कि हमें इन हार्मोन्स के फंक्शंस का पता हो, हमने इनको स्टडी किया हो कि कौन सा हार्मोन की मिकदार ज़्यादा होगी तो क्या रिस्पॉन्स करेगा प्लांट, किस हार्मोन की मिकदार अगर कम होगी तो प्लांट क्या रिस्पॉन्ड करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।